गुड मॉर्निंग क्लास। मैं सुदर्शन कुमार आपका अपना चैनल SMITI जोन में फिर से एक बार स्वागत करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व चैप्टर के 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न के बारे में बताऊंगा जो अरिहंत बुक से लिया गया है। आपको बता दें कि चुंबकत्व एवं विद्युत चुंबकत्व का थ्योरी क्लास हम पहले समाप्त कर चुके हैं, जो सारा वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर जो कोई विद्यार्थी अगर थ्योरी क्लास का देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। चलिए हम अब आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। चुंबकीय पदार्थों में चुंबकीय गुण उसमें विद्यमान इलेक्ट्रॉन की डैश के कारण होता है। चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण जो होगा विद्यमान इलेक्ट्रॉन की डैश के कारण होगा। तो विद्यमान इलेक्ट्रॉन के डैश के कारण करने का मतलब क्या, वो कक्षीय गति के कारण होगा या चक्रण गति के कारण होगा या दोनों होगा। तो देखिए ये कक्षीय गति और चक्रण गति ये दोनों के कारण होता है किसी भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण, इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति और चक्रण गति। तो पहले हम कक्षीय गति को जान लें। कक्षीय गति मतलब क्या हुआ कि ऑर्बिटल मोशन। कक्षीय गति का अर्थ हुआ कि किसी भी नाभिक के, ये नाभिक है, आपको पता है कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। तो ये नाभिक के चारों अगर गति कर रहा हो, ये नाभिक के चारों ओर गति कर रहा हो, रह करके अगर गति कर रहा हो तो हम इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कक्षीय गति। अब चक्रण गति मतलब हुआ कि अगर इलेक्ट्रॉन अपनी धुरी पर लट्टू की भांति घूम रहा हो, धुरी पर जैसे इस तरह इसी जगह एक पॉइंट पर धुरी पर एक लट्टू के भांति इस जगह ये घूम रहा है, तो हम इसी को कहेंगे उसको चक्रण गति। यानी चक्रण गति लट्टू के समान, जबकि कक्षीय गति नाभिक के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस प्रकार के गति को हम लोग कक्षीय गति कहते हैं। तो कोई भी चुंबकीय पदार्थ में जो चुंबक गुण होगा वो इलेक्ट्रॉन के कक्षीय गति और चक्रण गति दोनों के कारण होगा, इसलिए ऑप्शन डी क्या होगा यहाँ पे सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि दो चुंबकों के समान ध्रुव निम्न में कौन सी क्रिया करते हैं। कह रहा है चुंबक के दो ध्रुव है, समान ध्रुव है, तो वो कौन सी क्रिया करेगी, इसके बारे में हम लोग जाने कि दो चुंबक है और समान ध्रुव है। देखिए पहले जान लें कि मान लीजिए ये दो चुंबक है और यहाँ भी नॉर्थ है और यहाँ भी नॉर्थ है। अगर चुंबक के दो समान ध्रुव हैं तब यहाँ पे देखिए एरो हेड क्या इंडिकेट करता है, ये एरो हेड इंडिकेट कर रहा है रिपल्सन का, यानी प्रतिकर्षण होगा। समान अगर ध्रुव को आपस में लाएंगे, जो ध्रुवों के समान ध्रुव में कौन सा क्रिया करेगा, अगर चुंबक के दो समान ध्रुव को एक साथ लाएंगे तो वहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण का होगा। तो यहाँ पे देखिए ये समान ध्रुव है, नॉर्थ नॉर्थ है या साउथ साउथ ही लेंगे। सपोज कीजिए अगर ये साउथ लिए हैं, ये साउथ है, इधर भी साउथ है। अगर समान ध्रुव ले रहे हैं तो यहाँ भी हमको क्या देखने को मिलेगा, ये प्रतिकर्षण का सिंबल है, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, जबकि हम चलिए अब ये तो हो गया समान ध्रुव में लिए प्रतिकर्षण होगा, तो यहाँ भी कह रहा था समान ध्रुव में, तो समान ध्रुव में प्रतिकर्षण होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी मेरा क्या होगा, ये सही होगा कि चुंबकों के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। अब चलिए हम लोग जल्दी इसी में जान लें कि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण हो गया। समान ध्रुव में यदि प्रतिकर्षण हो रहा है तो हम लोग देखते हैं कि वो समान ध्रुव के बीच में क्या होगा। अब देखिए वो समान ध्रुव को ले लेते हैं, मान लीजिए ये नॉर्थ है, आइए इस बार क्या है, इधर साउथ। तो जब हम दो वो समान ध्रुव लेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इसके बीच में प्रतिकर्षण नहीं होगा, क्या होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण होगा, आकर्षण की क्रिया होती है। समझ गए, वो समान ध्रुव में आकर्षण जबकि समान ध्रुव में प्रतिकर्षण। चलिए ये समझ में आ गया कि ये 2 नंबर का क्या होगा, बी होगा, चूंकि यहाँ समान ध्रुव था। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने तथा क्यों किया। चुंबक का सर्वप्रथम उपयोग किसने
तथा क्यों किया था? आपको पता है कि उपयोग सर्वप्रथम चुंबक का उपयोग नाविकों ने किया। नाविकों ने क्यों किया था? कि उसको दिशा ज्ञान करने के लिए, क्योंकि उस समय दिशा का पता नहीं चलता था। जब नाविक जो है अगर समुद्र में या सपोज कीजिए गंगा में नाव खे रहा है, तो उसको ये चीज़ का पता नहीं चलता था नाविक को कि आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तभी उसके मन में ऐसा आया और उन्होंने मैग्नीशिया नामक, आप सुने होंगे, उसके दिमाग में जो है एक हलचल हुआ और उसने इसका आविष्कार किया चुंबक का। तो नाविकों ने किया था सर्वप्रथम और दिशा का ज्ञान करने के लिए। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। चौथे नंबर क्वेश्चन के देखिए, कहता है कि क्या होगा जब एक क्षण चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा। देखिए, आप जितने भी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हैं, चाहे वो फाइनल एग्जाम दीजिएगा जो जून जुलाई या अगस्त में होने वाला है, या कोई मान लीजिए कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है और ये इम्पॉर्टेंट है। 4 नंबर क्वेश्चन मैं हर समय जब भी क्वेश्चन बताऊंगा तो उसके बीच में ये आपको बता देंगे कि ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है या नहीं। ऐसे एग्जामिनेशन की तैयारी करने वालों के लिए तो सारा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट ही है, बट जो सेमेस्टर वाले एग्ज़ाम जो दे रहे हैं या ईयरली जो एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। और आपको ये बता दें कि जो भी ईयरली एग्ज़ाम दीजिएगा उनके लिए जो है ना सिर्फ 50 क्वेश्चन पूछा जाता है थ्योरी से, जो ईच क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा, यानी 2 मार्क्स का होगा और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा और क्वेश्चन की संख्या कितनी होगी? 50 होगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्या होगा जब एक क्षण चुंबक को 2 टुकड़ों में तोड़ा या काटा जाएगा। देखिए, कोई भी क्षण चुंबक है, आप कोई भी क्षण चुंबक लीजिए, यदि हम उसको 2 टुकड़ों में बांट दें, अभी ये नॉर्थ है, एक क्षण चुंबक में 2 ध्रुव होगा ना, नॉर्थ और साउथ। अगर हम इसको कितनों टुकड़ों में डिवाइड कर दें, मान लीजिए ये बड़ा क्षण था, अभी हम इसको क्या कर दिए, डिवाइड करके 2-3 टुकड़ा बना लिए, 3 टुकड़ा में हम इसको डिवाइड किए, तो जितना टुकड़ा उसमें उतना ही क्या होगा, उतना ही उसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होगा। जितना टुकड़ा है तो इसमें भी नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, नॉर्थ साउथ, यानी प्रत्येक टुकड़ा में नॉर्थ साउथ। तो यानी क्या होगा, प्रत्येक टुकड़ा एक अलग अलग चुंबक होगा और जिसमें उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव होगा। यानी जितना आप टुकड़ा बांट रहे हैं सारे टुकड़ों में नॉर्थ साउथ होगा। चाहे आप एक चुंबक लिए हैं बहुत बड़ा, उसको 10 टुकड़ों में कर दीजिए तो सब में क्या होगा, नॉर्थ साउथ होगा। क्लियर? तो ये 4 नंबर क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 होगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन को समझिए। 5 नंबर देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन में कहता है चुंबक अर्थात मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र क्या होता है। देखिए, चुंबक या मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। आपको ये पता है ना कि ये सब जो है ना, जितना भी ये चुंबक से संबंधित है, ये सर्वप्रथम जो है ना मैग्नीशिया नामक स्थान पे एक कत्थई रंग का पत्थर प्राप्त हुआ था। तो उसी समय उस स्थान के नाम पर ही पदार्थ का नाम क्या रखा, मैग्नेटाइट रख दिया, और इसी का सूत्र होता है Fe3O4। बाद में कुछ समय के लिए पता चला ऐसा, ठीक है। तो इसलिए चलिए फिर हम दूसरे क्वेश्चन की ओर। 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है चुंबक के 2 ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य होता है। देखिए, चुंबक के दोनों ध्रुव की ध्रुव सामर्थ्य की बात की जाए, चुंबक के दोनों ध्रुव, देखिए ये मान लीजिए चुंबक है, आप समझिए ये चुंबक है, तो एक चुंबक में नॉर्थ और साउथ 2 ध्रुव होगा, तो इस दोनों ध्रुव का सामर्थ्य पूछ रहा है, ध्रुवों का सामर्थ्य, ये ध्रुवों की ध्रुव सामर्थ्य यानी पोल स्ट्रेंथ क्या होगा, तो दोनों ध्रुव का पोल स्ट्रेंथ आपस में क्या होता है, बराबर होता है।
ये जानिएगा कि ये दोनों ध्रुवों का जो पोल स्ट्रेंथ होगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, इसलिए ए नंबर सही होगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन ये क्या होता है। चुंबकीय बल रेखाएं के बारे में पूछा है कि आखिर इसका क्या प्रॉपर्टी है, इसके बारे में हम लोग जान लिए। चुंबकीय बल रेखाएं का प्रॉपर्टी देखिए, ये क्या होता है, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये काटेगा नहीं। ठीक है, यदि अगर ये काट रहा है, यानी अगर यहाँ पे काटेगा तब क्या होगा, वहाँ पे बहुत सारा प्रतिकर्षण विद्यमान हो जाएगा। अगर दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, यदि काटता है तो वहाँ पे बहुत सारा क्या होगा, चुंबकीय बल रेखाएं का निर्माण होगा। ठीक है, इसलिए ये क्या होगा, एक दूसरे को कभी नहीं काटेगा। इसका प्रॉपर्टी कुछ हम लोग जान लें। चूँकि चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर चलती है। देखिए इसको जानिए, चुंबकीय बल रेखा के कुछ प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को जाने, गुण प्रॉपर्टी को जान लीजिए। प्रॉपर्टी में ये कहता है कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है कि देखिए ये नॉर्थ है, ये साउथ है, नॉर्थ से निकल करके देखिए, नॉर्थ से निकला, चुंबकीय बल रेखाएं सदैव चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, देखिए चुंबक के बाहर ये नॉर्थ से साउथ की ओर गया, और जबकि चुंबक के अंदर ये क्या करता है, इसका एकदम उल्टा, चुंबक के अंदर देखिए ये साउथ से नॉर्थ की ओर प्रवेश करता है, चुंबक के ये बाहर है, देखिए ये चुंबक के बाहर नॉर्थ से साउथ की, जबकि चुंबक के अंदर ये देखिए, चुंबक के अंदर ये देख रहे हैं, ये चुंबक के अंदर है, तो चुंबक के अंदर कैसे प्रवेश कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। क्लियर, ये प्रॉपर्टी इसको याद रखिएगा। सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाती है, देखिए सभी चुंबकीय बल रेखाएं बंद परिपथ बनाया, दूसरा इसी में पॉइंट आ गया। तीसरा जानिए कि दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है, ये जो है ना कभी एक दूसरे को ऐसे नहीं करेगी, काटेगी। ठीक है, चुंबकीय बल रेखा में तनाव होता है, ये याद रखिएगा। जिस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है वहाँ पर कोई भी चुंबकीय बल नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इतने बात को आप लोग इसमें याद रखिएगा। चलिए हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है निम्न में कौन सा पदार्थ कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है। देखिए कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है, कठोर पूछ रहा है, हार्ड से संबंधित नहीं है। देखिए जितना भी होता है आपका परमानेंट के अंतर्गत में आपका देखिए यहाँ पे है निकेल लोहा, है ना, 8 नंबर में निकेल लो हो गया। फिर उसके बाद क्रोम इस्पात और कार्बन इस्पात। देखिए जितना भी ये सब आता है, ये जो है ना निकेल लो आपका क्या नर्म के अंतर्गत आता है, कौन सा, कठोर चुंबकीय पदार्थ से संबंधित नहीं है। तो ये क्रोम इस्पात जो, ये क्रोम इस्पात देख रहे हैं, ये ऑलरेडी कठोर चुंबक होता है। ये कार्बन इस्पात भी कठोर चुंबक होता है, जबकि आपका जो है ये नंबर 8 नंबर क्या होगा, 8 का ए, ये क्या होता है, कठोर नहीं होता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही होगा, निकेल लो। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए हम लोग। अब 9 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या करा है, निम्न में से कठोर चुंबकीय पदार्थ का अनुप्रयोग, कठोर चुंबकीय पदार्थ, तो कठोर चुंबकीय पदार्थ का हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं उसको जानिए। जैसे ट्रांसड्यूसर में कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं, टेलीविज़न ट्यूब में भी करते हैं, और ऑडियो स्पीकर सब में, जितना भी देख रहे हैं ट्रांसड्यूसर, टेलीविज़न ट्यूब, ये सब में हम लोग कठोर चुंबकीय पदार्थ का उपयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे। कारण निम्न में कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, आर्टिफिशियल को कह रहा है बनाना है, उसके लिए उपयुक्त नहीं है। आपको पता है कि चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, नेचुरल और आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल के अंतर्गत फिर आता है आपका परमानेंट, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, अस्थाई, और एक दूसरा होता है अस्थाई। इतने बात को आप जानिए।
कि मैग्नेट जो है दो प्रकार का हुआ, जैसे कि ये हुआ मैग्नेट। मैग्नेट आपका दो प्रकार का, एक एन मतलब नेचुरल और ए मतलब आर्टिफिशियल। अब फिर ये होता है दो प्रकार का, ठीक है। इसलिए आ जाएगा ये परमानेंट और टेम्पररी। क्लियर। तो अभी हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है तो उसके अंतर्गत आपका आ जाएगा नर्म लोहा। नर्म लोहा आपका आ जाएगा। ये नर्म लोहा जो है ना कृत्रिम चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त नहीं है, जबकि आपका कोबाल्ट, इस्पात और एल्युमिनियम ये सब क्या है, बनाने के लिए उपयुक्त है। ठीक है, चलिए लोग 11 नंबर क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, मोटर्स तथा जनरेटर में निम्न में कौन सा चुंबक प्रयोग किया जाता है। देखिए मोटर और जनरेटर की बात की जा रही है, मोटर और जनरेटर की बात की जा रही है। देखिए हम लोग में अभी देखें ना कि इसमें जो है ना मैग्नेट दो प्रकार के होते थे, एक नेचुरल यानी मैग्नेट, एम मतलब मैग्नेट, दो प्रकार के हम लोग देखे थे। एक था नेचुरल, एन मतलब नेचुरल, ए मतलब आर्टिफिशियल। अब ये आर्टिफिशियल में भी हम लोग देखते हैं दो प्रकार का होता है, एक कौन, परमानेंट, पी से परमानेंट, ठीक है, पी से परमानेंट, और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो जितना भी ये देखिए परमानेंट मतलब होता है अस्थाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब होता है अस्थाई। तो जितना भी हम लोग ये देख रहे हैं कि ये जो भी हम लोग बनाते हैं मोटर या जनरेटर, तो मोटर और जनरेटर में हम ज़्यादातर इलेक्ट्रोमैग्नेट उपयोग करते हैं, यानी ये नर्म लोहा का बना रहेगा या सिलिकॉन लोहा का रहेगा। ठीक है, तो ये क्या होता है कि वो अस्थाई के अंतर्गत आता है, वो अस्थाई। मोटर जनरेटर में देखते हैं जब तक आप उसमें विद्युत सप्लाई देते हैं तब तक उसमें मैग्नेट का गुण रहता है, और जैसे विद्युत सप्लाई देना बंद कर देते हैं तो उसमें भी मैग्नेट बनना समाप्त हो जाता है, इसलिए ये अस्थाई हो गया। अस्थाई मतलब हो गया कि अगर अस्थाई हम कर रहे हैं तो मतलब उसमें परमानेंट रहेगा। जैसे लाउड स्पीकर देखते होंगे, लाउड स्पीकर में आपका क्या रहता है, अस्थाई रहता है। हेडफोन में देखिए अस्थाई रहता है, चुंबकीय सुई में देखे होंगे अस्थाई रहता है, ठीक है, डायनमो देखे होंगे अस्थाई रहता है। जबकि हम लोग कोई भी मोटर जनरेटर में देखते हैं वो अस्थाई रहेगा, इसलिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 11 नंबर क्वेश्चन और इसका सी होगा। चलिए 11 नंबर हो गया। अब हम लोग चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, 12 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है नीचे चुंबक के संदर्भ में दो कथन दिए गए हैं। देखिए कथन से संबंधित है, चुंबक से संबंधित दो कथन दिया गया है। इस दोनों कथन से देखिए क्या निष्कर्ष निकल रहा है, इसको समझिए। कह रहा है कथन ए में कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के होते हैं। एकदम ऑलरेडी सही बात है कि कृत्रिम चुंबक अभी हम आपको बताएं कि ये दो प्रकार के होगा। कौन कौन, अभी बताया ना कि मैग्नेट जो है ना, फिर से देख लीजिए कि ये मैग्नेट दो प्रकार का। कौन कौन, एक हमने देखे कि नेचुरल प्राकृतिक, एन से नेचुरल, ए मतलब आर्टिफिशियल। अब देखिए यही आर्टिफिशियल दो प्रकार का। कौन कौन, ये हो गया परमानेंट, आर्टिफिशियल में एक परमानेंट, एक हो गया क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है, परमानेंट और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। समझ रहे हैं आप बात को, यानी कि टेम्पोररी इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल दीजिए, या इसी को हम लोग कहते हैं टेम्पोररी, टी से टेम्पोररी। तो देखिए ये आर्टिफिशियल यहाँ का कृत्रिम चुंबक दो प्रकार के है। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, ये दो प्रकार का हो गया, परमानेंट या इलेक्ट्रोमैग्नेट या टेम्पोररी, दो। ये तो सही है। इस्पात की, अब इसी में देखिए दूसरा कथन कर रहा है, इस्पात की छड़ की चुंबकीय प्रेरण के द्वारा चुंबक बनाया जाता है। इस्पात की छड़ को हम चुंबकीय प्रेरण द्वारा चुंबक बनाते हैं। एकदम सही बात है, इंडक्शन के थ्रू बनाते हैं। तो इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ये सी नंबर कथन 1 और 2 दोनों सत्य है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन देखिए कि 13 नंबर क्वेश्चन में क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 13 नंबर में कह रहा है निम्न में कौन सा धातु अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है।
अनुचुंबकीय पदार्थ। देखिए पहले समझ लीजिए कि हम क्या करते हैं कि इसको जो है ना हम लोग 3 भागों में बांटे गए। चुंबकीय पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग 3 भागों में किए हैं। कौन कौन सा है? एक लौह है, पहला आप जान लीजिए लौह, पहला आपका होता है लौह चुंबकीय। दूसरा होता है अनुचुंबकीय, ठीक है। और तीसरा आता है आपका, ये हो गया 1, ये 2, और तीसरा हो गया प्रतिचुंबकीय। ये जो 3 आता है लौह, अणु और प्रतिचुंबकीय, तो ये लौह चुंबकीय पदार्थ हम किसको कहेंगे? जिसमें क्या होगा? चुंबकीयशीलता 1 से अधिक, यानी 1000 तक होगा अगर चुंबकीयशीलता। और इसके अंतर्गत आता है, इसके अंतर्गत लौह के अंतर्गत आपका आ गया लोहा, इस्पात, निकेल और कोबाल्ट। यानी इसके अंतर्गत आपका आ गया लोहा जिसको हम लोग कहते हैं Fe, फिर आपका आ गया निकेल, और उसके बाद आपका आ गया कोबाल्ट। इतना याद रखिएगा, CO मतलब कोबाल्ट, N मतलब निकेल और Fe मतलब लोहा। ये 3 चीज इसमें याद रखिएगा। इसका चुंबकीयशीलता क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ का चुंबकीयशीलता 1000 तक होता है, यानी सबसे ज्यादा पूछेगा लौह का होगा। यानी इसके अंतर्गत आ गया लोहा, निकेल और कोबाल्ट, CO ये आएगा। उसके बाद दूसरा अणु की ओर आइए। अणु चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है, अणु चुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। इसका चुंबकीयशीलता होगा, जिसको म्यू से डिनोट करते हैं, 1 से थोड़ा अधिक। क्या होगा? 1 से थोड़ा अधिक, एक से थोड़ा अधिक होता है, ठीक है। 1 से थोड़ा अधिक होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ। अब इसके अंतर्गत कौन कौन आता है उसको जान लीजिए। एग्जांपल काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा एल्युमिनियम आ जाएगा Al, फिर आ जाएगा कॉपर, मैग्नीज Mn, ये सब आ जाएगा Pt, प्लेटिनम, ये सब आपका आ जाएगा अनुचुंबकीय पदार्थ में। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ना, अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आता है, कौन कौन आ जाएगा? तांबा आ गया, तांबा आया या नहीं? अनुचुंबकीय पदार्थ के अंतर्गत आएगा। बिस्मथ, निकेल और कोबाल्ट। ये देखिए अभी जो हम बताएं इसके अंतर्गत कौन आएगा, तो देखिए अभी आया कॉपर, आया कॉपर, एल्युमिनियम, मैग्नीज। तो 13 का आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 13 नंबर। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर इसी में एगो जान लीजिए कि अभी तो आपको अणु बता दिए, प्रति के अंतर्गत आ जाइए। प्रति चुंबकीय पदार्थ को में जाने कि प्रति चुंबकीय पदार्थ का क्या होता है? चुंबकीयशीलता 1 से कम होता है, ठीक है, 1 से कम होता है। और इसके अंतर्गत आता है एंटीमनी, पीतल और बिस्मुथ। क्लियर? चलिए 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि एक पदार्थ जिसकी धारण शक्ति निम्न है, डैश के निर्माण में उपयोग किया जाता है। हम लोग जिसकी धारण शक्ति कम होगा उसको किस में उपयोग करते हैं? तो वो होगा विद्युत चुंबक। विद्युत चुंबक में निम्न धारण शक्ति वाले का उपयोग करते हैं, पदार्थ को उपयोग करते हैं, तो ये हो गया विद्युत चुंबक। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, और काफी इंपॉर्टेंट 15 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। निम्न में कौन एक विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग नहीं है? विद्युत चुंबक का अनुप्रयोग नहीं है, तो विद्युत चुंबक के अनुप्रयोग के अंतर्गत कौन आएगा? देखिए कॉलिंग बेल में तो क्या रहता है? ये विद्युत चुंबक। सुरक्षा रिले में रहता है ये विद्युत चुंबक, ठीक है। ट्रांसफार्मर में भी रहता ही है, जबकि एक इलेक्ट्रिक आयरन में विद्युत चुंबक नहीं रहता है। इससे ये भी 15 नंबर क्वेश्चन काफ़ी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आप लोगों को आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको करंट नोटिफिकेशन मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू क्लास।